हम लोग जो है इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीक में कुछ क्लासेस मिस हो गए थे, तो इसमें जो है अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट द आर्गोडिक हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोगों ने जो है देखा था टाइम एवरेज और एंसेंबल एवरेज। मगर मतलब ये है कि अगर हम एक लॉग टाइम में एवरेज वैल्यूज ले और एक लार्ज सिस्टम में ले या लार्ज कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स में ले, तो दोनों एवरेजेस जो है दे प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। इसी को एर्गोडिक हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो फेज पॉइंट्स की बात हम लोग कर रहे थे, जो फेज स्पेस की बात कर रहे थे, जहां पर जनरलाइज्ड मोमेंटम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं, जनरलाइज्ड मोमेंटम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास। तो ये जो फेज पॉइंट्स है, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, तो इसमें जो है दो चीजें हैं हम लोगों के पास। द फर्स्ट इज द डेंसिटी इन फेज स्पेस। पहले जो है हम लोग इसको देखते हैं कि डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, उसका क्या मतलब होता है। डिस्ट्रीब्यूशन माने समझते हो? डिस्ट्रीब्यूशन माने समझते हो? यस सर, बांटा गया। किसी चीज को बांटना, किसी चीज को माने बांटना। किसी, हाँ, कि किस तरह से हम लोग बांट रहे हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किस तरह से अगर हमारे पास कुछ कलेक्शन है, कुछ ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम डिफरेंट लोगों के बीच में या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में बांट रहे हैं, तो किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक होता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन, सबको बराबर बराबर मिले। एक होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले। तो हम लोग जब भी स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। इन स्टैटिस्टिकल concepts or in statistical systems where we have a collection of एक सेकंड रुक जाओ भाई। collection of large number of systems, then we use the concept of distribution. Here we have to study how the phase points are distributed in space. स्पेस में एक जो स्पेस माने यहाँ पे फेज स्पेस होता है, उसमें जो है हमारे जो फेज पॉइंट्स है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ आवर स्टडी, या दिस इज द सिस्टम दैट वी आर स्टडिंग। ठीक है, तो सपोज हम लोगों के पास एक ऐसा फिजिकल सिस्टम है जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं, या जिसको हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी टर्म्स में। एंड द मोस्ट सिंपल सिस्टम जो हम लेते हैं, लेट अस टेक ए, आवर सिस्टम इज ए गैस कंटेन्ड इन ए कंटेनर। ऊपर बादल क्यों बना हुआ अभी हम बता रहे हैं। let us take the most simple system of a gas contained in a container. तो ये हर जगह सॉरी ये हर जगह हम लोग गैस इसलिए लेते हैं कि जो गैसियस सिस्टम है दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम।
गैसियस सिस्टम ऐसा होता है जहां पे पार्टिकल्स के बीच में जो है इंटरेक्शन बहुत कम होता है, दे आर ऑलमोस्ट फ्री, एंड इट इज ऑल्सो ए वेरी फिलोसॉफिकल सिस्टम। जैसे तुम्हारे आसपास हवा है, ठीक है, अब तुम्हारे हाथ में एक वो बैलून है जो बर्थडे में यूज करते हैं, लटकाते हैं बैलून, बैलून समझते हो ना? लो, अब उस बैलून में जो है तुम हवा भर दो, माने वो जो एयर है वो भर दो किसी भी तरीके से, पंप से या फूंक मार के। तो अब जो तुम्हारे पास, तुम्हारे आसपास जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था वो एक वॉल्यूम में कंटेन्ड हो गया, एक वॉल्यूम में आ गया। तो दिस मीन्स कि तुमने जो है तुम्हारे आसपास जो एक बहुत बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन था, बहुत कुछ था, उसको तुमने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में या स्पेस में जो है उसको कन्फाइन कर दिया। अब उसके साथ क्या हो रहा है, what is happening with that system? So it is a very interesting system and a very simple system. गैस कंटेन्ड इन ए कंटेनर, तो हमारे पास ये एक सिंपल सा सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पे दो तरह का जो सिस्टम पढ़ा, दो तरह का एवरेजिंग पढ़ा। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि हमारे पास जो है इसी तरह के बहुत सारे आइडेंटिकल सिस्टम्स, माने सेम कंटेनर है, सेम गैसेस है, सेम गैस है, कंटेनर का शेप, वॉल्यूम सब कुछ सेम है, और ये जो है करीबन हमारे पास 1000 कंटेनर्स हैं जिसमें सेम शेप का है और सेम गैस भरा हुआ है। देन हाउ टू डिस्क्राइब दिस सिस्टम? वी कंसिडर दैट वी हैव a large collection of identical containers, आइडेंटिकल मैंने उनका शेप साइज सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल कंटेनर्स विथ सेम गैस फिल्ड इन देम, इनमें जो है सेम गैस हमने भर रखा, ठीक है। ये हमारे पास एक कलेक्शन है, बहुत सारे सिस्टम से सबका कलेक्शन। अब इस सिस्टम में क्या हो रहा है, सभी में गैसेस फील्ड है, गैसेस है, उसके पार्टिकल्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, सब कुछ है। हम लोगों ने माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट पढ़ा है कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। अब जो है इसको एकदम सिंपल फॉर्म में ले जाते हैं। अब अगर हम फेजेस की बात करें, फेज माने होता है, अगर तुमको बार बार फेज ना याद आए, फेज माने इतना याद रखना, एक ऐसा क्वांटिटी होता है that describes the position and motion या momentum of the particles, ठीक है, इसको हम लोग फेज बोलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी फेज आता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तो आता ही। तो ये जो पार्टिकल्स है गैस के, सभी कंटेनर्स में इनके जो फेजेस हैं, इनका जो स्टेट है विथ रिस्पेक्ट टू सम एवरेज पोजीशन, माने जो उनका पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और मोशन है, दैट इज डिफरेंट इन एवरी कंटेनर। ध्यान देना इस बात को, गैस सेम है, कंटेनर सेम है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। द फेजेस, और इसको ऐसे लिखिए, द पार्टिकल्स इनसाइड द गैस in each container are in different states of position and motion or momentum, इनके सभी के अंदर जो है, अंदर स्टेट सभी का सेम है, अलग अलग पोजीशन पे है, अलग अलग उनका स्टेट ऑफ मोशन अलग अलग है। In other words, the phases of all the particles in each container are different. The containers, या इसको, although the containers are same and the gases are same, and the gas is same in each container,
same in each container. तो इनका जो इंटरनल स्टेट है, जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, ये सब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम में। हम लोग काइनेटिक थ्योरी भी पढ़े हैं, तुम लोग पढ़े हो थर्मोडायनामिक्स में। जो पार्टिकल्स है वो दे आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो अगर हमारे पास 10 कंटेनर है, सब में ऑक्सीजन भरा हुआ है, सबका वॉल्यूम, सबका शेप सेम है, इंटरनल जो स्टेट ऑफ मोशन है, जो पार्टिकल्स का मोशन और पोजीशन है हर एक कंटेनर में, दैट मे बी डिफरेंट, दैट इज नॉट मे बी, दैट इज ऑलवेज डिफरेंट। लेकिन बाहर से कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। अब यहां पे हमको क्या देखना है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर पोजीशन और मोमेंटम अलग अलग है, दिस मीन्स जो हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं Q और P, किसी भी इंस्टेंट पे ये डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट है। और ये जो है, इसको अगर हम फेज स्पेस में, फेज स्पेस क्या होता है, दैट इज द स्पेस जहां पे हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं पोजीशन एंड मोमेंटम। एक एक्सिस पोजीशन का होता है, एक एक्सिस मोमेंटम का होता है। किसी भी पॉइंट को हम जब वहां पे शो करते हैं, उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक कोऑर्डिनेट जो है पोजीशन का होता है, एक कोऑर्डिनेट मोमेंटम का होता है, ठीक। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमको जो है इसी सिस्टम को स्टडी करना है, इसी सिस्टम को देखना है कि अंदर क्या हो रहा। Thus, if we consider the situation in, एक मिनट रुक जाओ भाई, thus if we consider the situation in the phase space, then we have different points in the phase space. These points are different because, जो हमने अभी पहले बताया, because the state of motion and position of each particle in different containers is different. तो ये सभी जो है एक अलग अलग स्टेट ऑफ मोशन में है, ये अलग अलग पॉइंट्स जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे कहने का सेंस ये है कि व्हाट वी हैव, कि किसी भी इंस्टेंट में, किसी भी टाइम पे अगर हम देख रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटीज है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम, दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट। At any instant, the values of Q1 to QF, P1 to PF are different for different particles. तो ये जो वैल्यूज है दे आर डिफरेंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, उसमें अलग अलग अगर पॉइंट्स है, उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होते हैं। अगर हम फेज पॉइंट्स की बात करें, फेज स्पेस में कोऑर्डिनेट हमारा पोजीशन और मोमेंटम होता है। अगर सबका पोजीशन और मोमेंटम अलग अलग है, तो ये सभी पार्टिकल्स का जो पोजीशन और मोमेंटम है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द फेज स्पेस। दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। अब जो है व्हाट हैपेंस इन द फेज स्पेस, क्योंकि ये फेज स्पेस हम लोगों के लिए नया है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं, तो चीजें लगभग एक ही जैसा होता है, खाली कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, हम लोगों ने ध्यान रखना, दो हाइपोथेसिस, दो एवरेजिंग सिस्टम पहले पढ़ा, अर्गोडिक हाइपोथेसिस। जैसे जैसे समय जो है पास होता है, एज टाइम गोज ऑन, ये जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स है, ये रैंडम मोशन में, ये स्थिर नहीं है, एक जगह जमे हुए नहीं है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स है, दे विल मूव इन द फेज स्पेस, एंड ईच पार्टिकल विल मूव इन द फेज स्पेस ऑन ए डेफिनिट पाथ या ट्रेजेक्टरी। और ये जो एक एक ट्रेजेक्टरी है,
ये जो एक एक पार्टिकल का मोशन है, दैट डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। हिस्ट्री माने समझते हो, इतिहास। इसको हम और एक सिंपल फॉर्म में ले जाते हैं। जैसे मान लो कोई देश है या कोई समाज है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब का जो है एक इतिहास होता है। आजकल लोग इतिहास लेके बहुत खोद रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं उसका, खैर उसमें नहीं जाते। अब देखा जाए कि एक पर्टिकुलर समाज या एक पर्टिकुलर कलेक्शन का, जिसको हम लोग एंसेंबल बोलते हैं, उसमें लोग सब आइडेंटिकली है। अब उनका इंटरनल स्टेट हो सकता है अलग अलग। इंटरनल स्टेट बने जो पर्सनल चीजें, कि कोई गरीब है तो कोई जो है बहुत पैसे वाला है, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, लेकिन एक कलेक्शन है बहुत सारे लोगों का, एक समाज है, जिसको कभी कभी एक जाति भी कहा जाता है। जाति से मेरा मतलब कास्ट को नहीं है। अब होता क्या है, अगर इसका इतिहास देखा जाए 200 साल पहले, तो 200 साल पहले ये कुछ था। इन द 200 years स्पैन, ये जो कलेक्शन है लोगों का, जिसको हम देश कह रहे हैं, समाज कह रहे हैं, जाति कह रहे हैं, व्हाटएवर, ये जो है इवॉल्व हुआ। एक समय में ये कुछ और था, अभी जाकर के ये कुछ और हुआ। कई बार सुनने को पढ़ने को मिलता है कि कुछ जातियां ऐसी थी जो पहले 200 साल या 300 साल पहले दे वर वॉरियर्स, वो जो है युद्ध करते थे, लेकिन कुछ समय के बाद दे इवॉल्व करने के बाद नाउ दे आर इन ए डिफरेंट प्रोफेशन। उनका जो है अब स्टेट चेंज हो गया, बिकॉज दे आर इवॉल्विंग इन टाइम। सिमिलर चीज यहां पे हो रहा। ये जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, ये एक जगह जमा हुआ नहीं है। दे आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। हम लोग मोमेंटम की बात कर रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स are in a state of random motion, and thus in phase space each point having a definite value of position and momentum evolves with time. This means as time passes, these points move in the phase space on some definite trajectory or path। ये सभी पॉइंट्स जो है एक डेफिनेट ट्रेजेक्टरी या पाथ में जो है ट्रेवल करते हैं। ठीक है। और ये जो मोशन है, ये जो एक एक पार्टिकल का मोशन है या ट्रेजेक्टरी है, इट डिस्क्राइब्स द डायनामिक हिस्ट्री। डायनामिक माने क्या होता है? अरे डायनामिक माने क्या होता है? मूविंग हाँ, द मोशन of each of the phase points, each of the points in the phase space describes the dynamic history of the ensemble or the collection of identical systems। ensemble का माने कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स होता है। अभी हम लोग एंसेंबल्स का डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है मीनिंग वही रहेगा, इसीलिए हमने दोबारा लिख दिया। तो ये जो पॉइंट्स का मोशन है डिस्क्राइब्स द हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री का मतलब है कि किस तरह से ये इवॉल्व हो रहा। ठीक है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी भी सिस्टम को इस कलेक्शन में, इस लार्ज कलेक्शन में जो आइडेंटिकल सिस्टम है, किसी भी सिस्टम का इंस्टेंटेनियस स्टेट ले, then that state is specified by the position of the representative point in the phase space।
और अगर पूरे कलेक्शन का ले, जितने भी गैस सिलेंडर्स हमारे पास हैं, सबका अगर कलेक्शन ले, तो फेज स्पेस में ये एक क्लाउड जैसा दिखता है। क्लाउड माने समझते हो ना, जो ऊपर बना हुआ है फोटो, ये बादल Yes, दिख sir. रहा है। ये बादल कैसे Yes. बना होता है, किससे बना होता है? तो गैसेस से सर वाटर वेपर। कौन बोला गैसेस से? वाटर सर ड्रॉपलेट से वाटर बना वेपर। हुआ है। वाटर ड्रॉपलेट से बना हुआ है। अब ध्यान से समझो, एक एक वाटर ड्रॉपलेट जो है, एक एक पॉइंट है इस फेज स्पेस में, ठीक है। अब एक वाटर ड्रॉपलेट तुम्हारे इस बड़े से आसमान में कहां पर है, क्या है? इट डज नॉट हैज, इट इज मीनिंगलेस। But when you have a collection of a large number of water droplets and they are moving together, कभी कभी देखा है ना आसमान में बादल उड़ते हुए, देखता है कि नहीं, देखा है Yes, कि sir. नहीं? तो Yes, sir. जिस तरह से ये क्लाउड फॉर्म हो रहा है, दिस क्लाउड इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। इन ए सिमिलर मैनर, a large collection of, या a collection of large number of identical systems, it is represented by a collection of points, and these points move together similar to a cloud. कई बार हम लोग देखते हैं कि बादल जो है वो उड़ रहा है, एक एक ड्रॉपलेट नहीं उड़ रहा, it is the collection of all those droplets that is flowing, and this collection of droplets or this cloud represents the collection of large number of identical systems or the ensemble. समझ में आया? हेलो, यस सर। कभी कभी वो देखा है, कोई अगर व्यक्ति कभी कभार दुष्टता से ये मधुमक्खी के छत्ते पे जो है मार दे, कुछ डिस्टर्ब कर दे उसको, उनको उड़ते हुए देखा है गुस्से में? Yes, हाँ, sir. सर। Yes, sir. वो जो है एक अकेला नहीं उड़ता उस समय, और वो झुंड में जाते हैं पूरा। वो पूरा कलेक्शन जो है वो मूव करता है। एंड ये जो मोशन है क्लाउड का, ये मधुमक्खी का, दिस इज in the same manner the phase points, the representative points, जो ये एक Q and P है, they move in the phase space. So phase space में कोई इंडिविजुअल पॉइंट जो है वो मूव नहीं करता। अगर हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करें, the system is represented by a collection of phase points. In phase space, the instantaneous state of any collection of large number of identical systems, large number of identical systems or an ensemble is represented by a collection of phase points, which is also called a cloud of phase points. तो ये जो है इसको हम लोग क्लाउड ऑफ फेज पॉइंट्स, या किसी किसी टेक्स्ट बुक में तुम देखोगे वहां पे एक वर्ड यूज किया जाता है स्वार्म। स्वार्म हम लिख देते हैं। स्वार्म मतलब होता है वही मधुमक्खी का जो कलेक्शन होता है, और ए स्वार्म ऑफ फेज पॉइंट्स। तो किसी भी सिस्टम को जब हम फेज स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं तो इन पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द एंटायर सिस्टम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कलेक्शन ऑफ फेज पॉइंट्स और ए क्लाउड ऑफ फेज पॉइंट्स। ठीक है, तो एक जो ये क्लाउड है जो तुमको फोटो में दिख रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स, ए कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स और एन एंसेम्बल। तो यहाँ पे जैसे कई सारे किसी भी बुक में तुम देख लेना, वहां पे मिलेगा जो ये जो फेज पॉइंट्स है,
These phase points resemble as a cloud of dust or a swarm of bees that move, that are in motion, in accordance, that are undergoing motion, following some dynamic laws. इनके अपने कुछ नियम होते हैं मोशन की, उसी नियम को फॉलो करते हुए ये मूव करता है. The collection of phase points move in the phase space following some dynamical rules. और ये डायनामिकल रूल्स क्या है, डायनामिकल रूल्स क्या बताते हैं, हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि हमारा है एंसेम्बल्स का, इसके बाद जो है. ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है. नो सर. तो जैसे हमने शुरू में ही बताया, स्टैटिस्टिकल सिस्टम का मतलब होता है वी आर इंटरेस्टेड इन ए लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स, और इनका जो इंटरनल स्टेट है, माने इनके अंदर जो पार्टिकल्स है, दे मे बी इन डिफरेंट स्टेट्स, दे मे बी इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम. ठीक है. तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करते, जैसे ये क्लाउड है, इसमें जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो कंडीशन होती है, दिस कंडीशन हैज टू बी डिस्क्राइब्ड बाय ए फंक्शन, एंड दिस फंक्शन, इस फंक्शन क्या हम बताएंगे, इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है. ये जो फंक्शन है, इट शुड बी सच, ये ऐसा होना चाहिए कि ये फेज स्पेस में डेंसिटी को रिप्रेजेंट करे. किसके डेंसिटी को रिप्रेजेंट करे? ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करे, इट शुड रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखिए, अभी फिर हम बताएंगे डिटेल्स में. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने समझते हो, क्वांटम मैकेनिक्स तो पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझते हो? हेलो, अरे क्वांटम Yes, sir. मैकेनिक्स पढ़ रहे हो ना? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ले, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़े हो तुम लोग अभी तक? सर किसी पोजीशन पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो सर. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बोलते हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, एकदम तुम जहां तक पढ़े हो, तुम्हारे एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे, डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा है? यस सर. डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा है? यस सर. चलो अभी हम तुमको एक यहाँ पे पैटर्न दिखाते हैं, एक सेकेंड. डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है, लेट मी फर्स्ट शो यू द डायग्राम. ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है कुछ इस प्रकार का होता है. इस तरह का होता है ना? हेलो, यस सर. यस सर. इसमें ये जो सेंट्रल स्पॉट है, ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा. यहाँ पे जो है, हाँ, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें, यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, यस सर. उसके आसपास जो है कम है. तो ये जो है एक्चुअली इन ए रफ मैनर इट इज शोइंग दैट एट द सेंटर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन और द पार्टिकल इट इज मैक्सिमम. वहां पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और उसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी कम होता जा रहा है. सो दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये बता रहा है किस रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग फेज स्पेस की बात कर रहे हैं, सिमिलर सिस्टम्स हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे जो है, इन द फेज स्पेस वी नीड ए फंक्शन दैट शुड describe
the probability distribution of the phase points at in any region at any instant of time. माइक बंद करो. in the phase space. तो हमको यहाँ पे एक फंक्शन की जरूरत. we need a function. तो let us denote that function by rho. हम उसको रो से डिनोट करते हैं. it is density of course, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं. I am telling you. Rho is such a function that describes the density of the probability distribution. इसका क्या मतलब होता है बता रहे. Density of the probability distribution. डेंसिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पर इन सेंस ये बता रहा है इसी डिफ्रैक्शन पैटर्न की तरह कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है. माने कहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है. किसका प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फेज पॉइंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पॉइंट्स दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय Q and P, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स ऑफ द सिंबल of the ensemble. The probability discussed here is the probability of the phase points या probability of the density of the phase points in the phase space that represent the systems in the ensemble or collection. हम इसी के डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसी के प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जो है हमको क्या करना होगा, हमको व्हाट वी नीड कि ये तो फंक्शन हमारे पास है. रो जो है अभी हम लिख दे रहे हैं इन द मोस्ट सिंपल मैनर. अगर हम कहें रो गिव्स द नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, कि हमारा ये जो बड़ा सा फेज स्पेस है उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने सारे स्टेट्स हैं, कितने सारे स्टेट्स बने, कितने सारे पॉइंट्स हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो. इन द मोस्ट सिंपल सेंस रो represents the number of states or number of points that are present in the unit volume of the phase space. इसकी जरूरत हमको क्यों है? यहां तक समझ में आया? क्या बताए? लो. यस सर. इसकी Yes, जरूरत sir. हमको क्यों है? Why we need number of points per unit volume? क्या बताएगा हमको? क्या लगता है तुम? सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए. नहीं, वो तो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए, ठीक है. और क्या पता चलेगा हमको? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है पाए जाने की?
हाँ ये कह सकते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ। तो ये जो तुमको पैटर्न, ये जो तुम्हारा डेंसिटी है, समझो इसको, ये जो फिगर है उसके रिलेवेंस में समझो। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें, इसमें सेंट्रल पॉइंट पे सबसे ज्यादा पॉइंट्स है, जो जहां पे सबसे ब्राइट है कि नहीं? यस सर। यस तो एक्चुअली फेज स्पेस में तुमको एक पैटर्न मिलता है। जहां कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करते हैं, वहां पे हमको एक पैटर्न मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सेंस में चले जाए, हम लोग अगर बात करें इंटरफेरेंस की, इंटरफेरेंस तो पढ़े होगे, पढ़े हो कि नहीं? यस सर। यस सर। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या अंतर होता है? अब वो लाइन जैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये मत बताना, मेन अंतर क्या होता है? उसमें सभी जो बनता है सर, सबकी इंटेंसिटी सेम रहती है, और इसमें सर डिफ्लेक्शन वाले में जो सेंट्रल रहता है उसकी ज्यादा रहती है, बाकी सब से सर डिक्रीज हाँ। कर दी जाती है। इसमें एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें एक प्रकार का है, उसमें एक प्रकार का है। इंटरफेरेंस में जो है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। ब्राइट फ्रिंज जितना ब्राइट होता है, डार्क फ्रिंज जो है उतना ही डार्क होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पॉट होता है जो बहुत ब्राइट है, बाकी उसके आसपास कम ब्राइट है। सो in the phase space, we require the density distribution to study how the representative points are distributed in different regions of the phase space। फेज स्पेस के अलग अलग रीजन्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? पोजीशन होता है, मोमेंटम होता है। दिस मींस वी आर ट्राइंग टू सी हाउ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पॉइंट्स दे आर varying throughout the phase space। Thus, we are trying to find how the motion and position of the phase points of the representative points vary throughout the phase space। Thus, the density of probability distribution presents a pattern in phase space similar to the diffraction and इंटरफेरेंस पैटर्न। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो तुम लोग पढ़ते हो, ये वेव एस्पेक्ट से एक्सप्लेन होता है कि रे ऑप्टिक्स से? डिफ्रैक्शन और रे ऑप्टिक्स से। इससे वेव ऑप्टिक्स। एक चीज और ध्यान देना, वो वेव ऑप्टिक्स से, वेव जो है, वेव एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें रैंडमनेस होता है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे जो हमारे फेज पॉइंट्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है फेज स्पेस में, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द रीजन। यहाँ पर भी एक रैंडमनेस है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है दे आर मूविंग रैंडमली, उनका पोजीशन और मोमेंटम रैंडमली वैरी कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर एप्लीकेबल इन एनी केस वेयर यू हैव रैंडमनेस। तुम क्वांटम मैकेनिक्स में जाओ, वहां पे पार्टिकल के साथ वेव चल रहा है, तुम लोग वहां पे बात करते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसका क्या कहते हैं,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बात हम लोग वहां भी करते हैं, बिकॉज द पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ ए वेव। तो जहां कहीं भी ये वेव और रैंडमनेस जैसी चीजें हैं, दीज थिंग्स आर कॉमन। ठीक है, समझ में आया यहां तक? यस सर। यस सर। तो अगर हमारे पास एक, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में आते हैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स है, ठीक है, वी हैव ए सिस्टम, हमको ये पता है, और ये रैंडमनेस कहां पे आता है? जहां पे हमको कुछ चीजें पता नहीं होती। कैसे नहीं होती है? आगे देखो आगे। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स, ठीक है, हमको बस ये पता है n पार्टिकल्स। हम कभी भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसका स्टेट क्या है। हम लोग एक बता सकते हैं, हम लोग जहां जहां कहीं भी हमारे पास एग्जैक्टनेस नहीं होता, डिटर्मिनेंसी नहीं होता है, वी टॉक ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो हम लोग वहां पे बता सकते हैं with some probability that this n particle system is one of the points in the phase space। लेकिन वो पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट कैसा है, इस पॉइंट का बाकी चीजें क्या है, वी डोंट नो। तो अब जो ये n पार्टिकल सिस्टम है, जिसके बारे में बस हमको ये पता है कि इट इज अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ n पार्टिकल्स, तो इस सिस्टम का आइडेंटिटी मेरे पास क्या है? इस सिस्टम का आइडेंटिटी है ए सर्टेन प्रोबेबिलिटी, एक नंबर। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एक नंबर होता है ना। लो, यस सर। प्रोबेबिलिटी जो है हमको एक नंबर के फॉर्म में मिलता है, तुम उसको परसेंटेज में भी दिखा सकते हो। तो एक सिस्टम की आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे क्या होती है? जस्ट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड इन द फेज स्पेस इन ए सर्टेन रीजन। फेज स्पेस के किसी एक रीजन में ये पाया जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, बस ये हमारे पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ सी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां। तो हमारा जो अब ये फेज स्पेस हो गया, दिस फेज स्पेस इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हर एक पॉइंट यहाँ पे क्या है? हर एक पॉइंट यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है, एक नंबर है, बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ द सिस्टम। हमारे पास एक सिलेंडर में गैस है, उसके हर एक पार्टिकल का मोशन, उसका डायरेक्शन क्या हमें नहीं मालूम। हम इस सिस्टम को फेज स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका, लेबलिंग क्या है? एक प्रोबेबिलिटी, एक नंबर, एक वैल्यू। सो व्हाट वी आर हैविंग इन द फेज स्पेस, इट इज सिमिलर टू ए फ्लूइड। फ्लूइड माने समझते हो ना? फ्लूइड, पानी बह रहा है, फ्लूइड। लो, Yes, sir. Anything that flows. कोई भी जो चीज है वो फ्लो कर रहा है। फ्लो करने का क्या मतलब होता है? व्हाट इज फ्लो? सर उसके पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन मोमेंटम दोनों। पोजीशन मोमेंटम दोनों चेंज हो रहा है, तो वो फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग कह रहे हैं वो फ्लो कर रहा है। कैन बी उसमें मोशन। है कौन सा मोशन? अरे बोलो। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे पानी किसी चैनल में से फ्लो कर रहा है, उसके सभी पार्टिकल्स जो है वो मोशन में है, एक डायरेक्शन में, सब के सब मोशन में। तो वहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे जो हम लोग चीज देख रहे हैं, जो कंसेप्ट देख रहे हैं, इट इज नॉट द इंडिविजुअल वाटर पार्टिकल और इंडिविजुअल लिक्विड पार्टिकल, it is a collection of particles that are moving in a certain direction following some laws। तो अब हमारा जो ये फेज स्पेस हो गया, उसमें एक एक जो ये पॉइंट है, each point represents a probability, and this probability distribution or this probability, the distribution of these points, it is changing with time। तो हमारा फेज स्पेस कैसा दिखता है? दिखता तो नहीं है, हम उसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं? वी कैन इमेजिन द फेज स्पेस एज ए फ्लूइड, वेयर ईच
particle of the fluid is a probability, and all these probabilities are changing with time. They are in motion, they are changing with time. वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके मोशन कर रहा है. So this probability distribution in phase space is called a probability fluid that flows according to the laws of Hamiltonian dynamics या Hamiltonian motion जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा. If we have a system of n particles, then what we know is that simply that the system has n particles. We do not know, or we cannot know the exact motion and position of each particle in the system. Thus, in the phase space, we can represent this system. अब यहाँ पे देखो, फिर से हम बता दें, तुम्हारे पास एक सिस्टम है n पार्टिकल्स का, ठीक है. हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन बस इतना है कि हमारा सिस्टम n पार्टिकल्स से बना हुआ है. हम नहीं जानते उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका एग्जैक्ट मोशन क्या है, इनका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है. वी डोंट नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो. इसीलिए हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन डायनामिक्स की बात करते हैं. यहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स से काम नहीं चलता. अब ये जो कलेक्शन है पार्टिकल्स का, n पार्टिकल्स का तुम्हारे पास, ये कैसे बना हुआ है? ये कुछ पार्टिकल्स से बना हुआ है जिनका हर एक का अपना पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है. अब ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, ये फेज स्पेस में अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें, ये एक कलेक्शन को बता रहे हैं. इनका पोजीशन और मोमेंटम है, और ये क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे इनका पोजीशन ये होगा, इनका मोशन ये होगा. दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय ये प्रोबेबिलिटी. ये एक प्रोबेबिलिटी से डिस्क्राइब होता है. सो दिस कलेक्शन of n particles is nothing but a probability distribution. ये सभी पार्टिकल्स का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी माने इस समय पे इसका पोजीशन ये होगा, मोशन ये होगा. ये जो एक एक प्रोबेबिलिटी है, ये एक एक प्रोबेबिलिटी का गुच्छा मिलकर के एक सिस्टम बना रहा है, जिसको हम कह रहे हैं एक n पार्टिकल सिस्टम. So any system in the phase space is actually a collection of probability points. It is actually a probability distribution. जैसा हमने शुरू में तुमको एग्जांपल दिया, तुम्हारे चारों ओर एयर है, तुमने एक बैलून में जो है हवा को भर दिया, उसी एयर को भर दिया. अब ये जो बैलून के अंदर जो एयर है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सम पार्टिकल्स जिनका किसी एक इंस्टेंट पे पोजीशन और मोमेंटम का एक पर्टिकुलर वैल्यू होने का एक डेफिनेट प्रोबेबिलिटी. सो दिस, तुम माइक बंद, कैमरा बंद करो. सो दिस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और द एयर इन द balloon, it is representing a probability distribution. समझ में आया क्या बोले? हेलो, हम लिख रहे हैं. Yes, sir. As a collection of probability distribution, any system
in phase space is actually a collection of phase points which are which have definite probabilities of attaining a particular value of position and momentum. Since these points are continuously moving, so they are said to be representing a probability fluid that flows in the phase space following the rules of Hamiltonian dynamics. समझ में आया यहाँ तक? हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. तो दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग। अब थोड़ा सा जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बता दें, फिर तुम लोगों को बता देते हैं क्या करना है। तो ये जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको जो है डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन माने डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन माने जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं Q और P और टाइम का वेरिएशन, टाइम के साथ ये कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम लोग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The density distribution function is represented by, तो यहाँ पे रो जो है फंक्शन है, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास, क्यू पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है, टाइम, ठीक है। तो टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं तो हम लोग टाइम लेकर के जो है चल रहे हैं, दिस इज टाइम। इसको हम सिंपली क्यू पी टी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एक स्मॉल वॉल्यूम ले और उसमें नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स या नंबर ऑफ सिस्टम्स को हम देखना चाहें in a small volume, then this is given by, इसको ऐसे लिखते हैं, the number of phase points or systems in a small volume of the phase space is given by एक मिनट, the number of in a small volume of the phase space which is d tau जो है is the small volume element of the phase space, वॉल्यूम एलिमेंट है इसका। इसमें हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हम निकाल सकते हैं इन द स्मॉल वॉल्यूम इज, इन दिस वॉल्यूम द नंबर ऑफ पॉइंट्स इज गिवन बाय डेल एन, जो है ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है इन द स्मॉल वॉल्यूम। और पूरे वॉल्यूम में अगर हमको निकालना हुआ क्या करेंगे, मैंने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमको, ये तो डेल एन है, कैपिटल एन जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे बोलो। इंटीग्रेशन सर, इंटीग्रेशन या समेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन या समेशन, कौन सा करेंगे, इंटीग्रेशन करना चाहिए कि समेशन करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछने का मेरा एक कारण है, हम बता रहे हैं। इंटीग्रेशन करना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअसली लिखा है, कंटिन्यूअसली लिखा है, इंटीग्रेशन करना चाहिए, ठीक बात है। समेशन नहीं कर सकते,
सर समेशन तब करते हैं जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, समेशन भी कर सकते हैं, उसमें बाद में आएंगे, बताएंगे क्यों। तो अगर यहाँ पे हमारा जो टोटल पॉपुलेशन n है, अगर ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इट इज वेरी लार्ज, लाखों में है, तो ये जो रो और dn है, दे इन दिस सिचुएशन दे आर वेरिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ये समेशन या इंटीग्रेशन का चॉइस जो है, ये डिपेंड्स करता है कि हमारा सिस्टम किस प्रकार का है, जो कलेक्शन है वो किस प्रकार का है। इफ द कलेक्शन इज वेरी लार्ज और द वैल्यू n इज वेरी लार्ज, देन जो हमारा ये रो है, देन रो एंड हम यहाँ पे dn ही लिख रहे हैं, रो एंड dn आर सपोज टू वैरी कंटिन्यूअसली एंड वी हैव, और हमारे पास जो है यहाँ पर हम अगर कैपिटल N को लिखना चाहे, ठीक बात है, हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके जो है हमारे पास कुछ एक इस तरह का रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये जो है हमारा टोटल नंबर n दे रहा है। नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, ये तो टोटल नंबर n दे दिया कि किस तरह से जो है ये n पार्टिकल से, ध्यान देना यहाँ पे सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये इस तरह का बहुत जगह देखे होगे तुम लोग। दिस इज शोइंग हाउ n द टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फेज स्पेस। माने ये जो सभी एक एक पार्टिकल्स हैं, इनका पोजीशन और मोमेंटम किस तरह से ये पोजीशन और मोमेंटम को एक्वायर किए, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से जो है हमको क्या मिलता है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन एनेबल्स अस टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल हो या कोई भी प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ले, ध्यान देना यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ले, प्रोबेबिलिटी का क्या डेफिनेशन होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो? ला Sir, number outcomes upon number of total outcomes. टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, कितने हैं सॉरी, और क्या हो सकता है। जैसे तुम कोई डाइस को थ्रो करते हो तो कितने आउटकम्स है, 6 आउटकम्स, उसमें से एक एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती। ठीक, अब यहाँ पे है, बस ये समझ लो ध्यान से, ये डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, अब अगर हमको कोई ये कहे कि वी हैव टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स n, जो कि तुमने अभी निकाला, द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फाइंडिंग द फेज पॉइंट, या किसी फेज पॉइंट के एक यूनिट वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हाउ कैन वी फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, कैसे हम निकाल सकते हैं? इफ वी आर आस्क्ड to find the probability of finding the if we are asked to find the probability of finding the phase point in a particular region or volume of the phase space, then we can find this by, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से निकाल सकते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बता रहा है यूनिट वॉल्यूम में
पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पहले हम लिख दें। इस तरह से हम पा सकते हैं। हेलो, यस सर। तो इससे हमको प्रोबेबिलिटी मिलता है, ठीक है। इससे हमको प्रोबेबिलिटी मिलता है किसका, कि फेज पॉइंट जो है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमको मिलेगा। अब ये प्रोबेबिलिटी से हमको क्या मिलता है, हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो हम लोग आगे वाले क्लास में देखेंगे।